हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 531 से शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, आपको बता दूं कि 900 MCQs की पीडीएफ जो है किड्स कॉमर्स जोन के ऐप पर अवेलेबल है। वहीं पर 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के भी अवेलेबल हैं विद एनालिसिस वीडियोस। आप वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के 500 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो मॉक टेस्ट आप जरूर दे दें। तो वो जो पीडीएफ है उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है और इससे पहले भी मतलब 1 से लेके 530 तक एमसीक्यूज के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 531 से। आज के ज्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने आपको कहा कि एक इनकम टैक्स पूरा सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड है। अगर तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इनकम टैक्स से क्वेश्चन 1-2 ही आएंगे, तो अच्छा होगा कि आप उसको छोड़कर किसी और टॉपिक पे फोकस करें। खैर, अभी तो हम बात करेंगे जो हमारे एमसीक्यू चल रहे हैं। पहला तो अकाउंट्स का है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। लेजर का जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या होता है? दोस्तों देखिए, सिंपल याद रखिए, एसेट्स, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आप याद रखेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस किसकी बात की मैंने? कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम्स की। तो देखते हैं, रेवेन्यू यानी इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ये रॉन्ग है। रेवेन्यू ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। आंसर इज बी। बाकी भी चेक कर लेते हैं। एक्सपेंस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो ये गलत है, क्योंकि हमें क्रेडिट बैलेंस पूछा गया। एक्सपेंस और लायबिलिटी, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर हमारा जो सही आंसर है दैट इज रेवेन्यू और लायबिलिटी का हमेशा, रेवेन्यू बोले तो इनकम और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट इज टैक्सेबल अंडर द हेड। अगर कोई हमारा वैकेंट खाली प्लॉट है, उससे कोई इनकम आ रही है, हमें कोई रेंट वेंट आ रहा है, तो किस हेड के अंदर टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन। देखिए दोस्तों, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमारी रेंटल इनकम आती है। मकान, एक घर, मतलब एक घर से, एक घर हो, बंगलो हो, उससे जो किराया आया वो रेंटल इनकम है, वो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आती है। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में बिजनेस या प्रोफेशन से हम जो पैसा कमाते हैं वो आता है। कैपिटल गेन में हम कैपिटल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इसको अगर बेचेंगे वो जो गेन होगा दैट इज कैपिटल गेन। तो ये जो वैकेंट प्लॉट से हुई इनकम, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 533। क्वेश्चन है, राम इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी whose municipal rental value is 30,000, fair rental value is 36,000, standard rent 22,000 और एक्चुअल रेंट जो है 25,000 है। तो पूछा एनुअल वैल्यू क्या होगी? दोस्तों ये भी जो इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, उसमें जो हाउस प्रॉपर्टी है, टॉपिक जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो यहां पर पूछा गया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, 4 वैल्यूज आपको दी गई है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है? सबसे पहले हम म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, किसको? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो बड़ी है वो ले लेंगे। तो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू आपकी देखिए, आपने 30,000 है, फेयर रेंटल वैल्यू 36,000 है। दोनों में से जो बड़ी आपने वो ले लेनी है, विच एवर इज हायर। फिर उस वैल्यू को कंपेयर करना आपने किसके साथ? जो वैल्यू आई उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ठीक है, एसटीडी मिले शॉर्ट में लिखा स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट है 22,000। तो अब इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो छोटी वैल्यू होगी वो हमें ले लेनी है। इसको कहते हैं, ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ERV बोले तो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। फिर इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं हमारी आखिरी वैल्यू यानी एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट यानी जो किराएदार से हम किराया ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? 25,000। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों में से विच एवर इज हाई, जो हाई होगी यानी 25,000, वही हमारी क्या है? एनुअल रेंटल वैल्यू, जिसका हमें पूछा गया है क्वेश्चन। तो एनुअल रेंटल वैल्यू हमारी इस केस में रहेगी 25,000। पहले हम म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जो बड़ी हमने वो ले लेनी है।
इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड एंड के साथ, इन दोनों में से जो छोटी है हमें वो लेनी है, दैट इज 22,000। फिर इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक्चुअल एंड के साथ, दोनों में से जो बड़ी है हमें वो लेनी है, दैट इज 25,000। तो यही हमारी एनुअल वैल्यू है, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 534। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन आर टू बी मेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हमारी रेंटल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है, उसमें से हम कौन सी डिडक्शन यहां पे लेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन ए, बी इंटरेस्ट एंड बोरोड लोन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों शायद इसकी आंसर की में आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है ये भी आपको बता दूं, 30% ऑफ एनएवी, जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आती है उसका 30%, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, अगर आपने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट। लेकिन याद रखना लोन जो आपने लिया होगा वो किसके लिए लिया होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं समझ लेना, हाउस प्रॉपर्टी, मकान के लिए, मकान की रेनोवेशन के लिए, मकान की रिपेयर के लिए, एडिशन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, परचेज के लिए। तो अगर आपने मकान के लिए लोन लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो आपको डिडक्शन मिलेगी। तो दो डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी ही 30% ऑफ एनएवी, और दूसरी होगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन। सो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। आंसर की में शायद आंसर ए दिया हुआ है तो वो आप उसको सही कर लो, आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। बस याद रखना कि जो लोन बोरो किया गया है उसका पर्पस हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, मकान होना चाहिए, रेनोवेशन, एडिशन, इंप्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो, लेकिन मकान हो। किसी और पर्पस के लिए लोन लिया होगा तो वो आपको छूट नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। ये इंटेंट नहीं है, ये इंटरेस्ट है, तो आप इसको इंटरेस्ट पढ़ोगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड ऑन, जो हमने कैपिटल बोरो की उस पर जो इंटरेस्ट अलाउ है किस पे होता है, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। अभी इससे पहले वाला जो एमसीक्यूज अगर आपने ध्यान से मुझे सुना होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि मकान की रिपेयर, एडिशन, इंप्रूवमेंट, परचेज, कंस्ट्रक्शन, किसी के लिए भी आपने लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट है वो आपको छूट मिलेगी। तो इसका डी आंसर रहेगा, यानी ऑल ऑफ द अबव, इन सब पे आपको छूट मिल सकती है। चलिए जी नेक्स्ट इज, हट जा भाई, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज टैक्सेबल अंडर द हेड। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबलेटिंग किसे कहते हैं, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग किसे कहते हैं। सपोज करो मैं एक मकान किराए पे लेता हूं और फिर वही मकान आगे किसी और को किराए पे दे देता हूं, उसको सबलेटिंग कहते हैं। तो मुझे जो वो इनकम हुई वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो ओनर होता है, मकान का मालिक होता है, उसको टैक्स लगता है। जैसे मैंने अभी कहा कि मान लो मैंने किस ए से मकान किराए पे लिया, तो ए का जो मैं रेंट दूंगा वो ए के लिए वो इनकम होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन वो मकान अगर मैंने किसी को किराए पे दिया और मैं उससे किराया ले रहा हूं, वो मेरी रेंटल इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैं मकान का मालिक नहीं हूं, मालिक कोई और है। लेकिन वो मेरी इनकम जरूर है, तो वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बी इज द राइट आंसर। तो याद रखो, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसी को टैक्सेबल होगी जो मकान का मालिक होगा। आगे किराएदार ने किसी और को किराए पे दे दिया तो किराएदार को होने वाली इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज होल्ड इज टैक्सेबल एज। भाई अगर हमने कोई लीज पे प्लॉट ले लिया और उस प्लॉट पर एक बिल्डिंग बना दी, तो टैक्स किसको लगेगा, उस प्लॉट के मालिक को या जिसने वो प्लॉट लीज पे लिया। तो यहां पर जो हमारा इनकम टैक्स रूल कहता है कि टैक्स उसको लगेगा जिसने लीज पे लिया, यानी जिसने वो उस लीज उस प्लॉट पर कोई बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर ली और किराए पे दे दी, टैक्स उसको लगेगा, उसकी रेंटल इनकम माना जाएगा। तो इनकम फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज होल्ड प्लॉट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही वो टैक्सेबल होगा। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज Mohan received in June 2020 towards recovery of unrealized rent the amount taxable under section 25A for
2021-22 विल बी। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो अनराइज रेंट है क्या है। वो रेंट जो आपको किराएदार से नहीं मिला। कई बार किराएदार किराया नहीं देता, यानी अगले साल देता है, लेट देता है, तो जो रेंट हमें नहीं मिला उसको बोलते हैं अनराइज रेंट। और अगर आपको रेंट नहीं मिला तो आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर वो रेंट रिकवर हो जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अंडर सेक्शन 25A कितना टैक्स देना, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? ऑप्शन हमारे पास A 90,000, B 63,000, C 60,000 एंड D 27,000। देखिए, जो आपको अनलाइज रेंट मिला, आपको जितना भी अनलाइज रेंट मिला, कितना मिला? 90,000। इस 90,000 पर आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24। कितनी? 30% ऑफ NAV। ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू है, इसका 30%। अगर मैं 90,000 का 30%, तो मुझे छूट हो जाएगी टैक्स में, यानी 27,000 मुझे छूट हो जाएगी। इसका मतलब टैक्सेबल कितना बना? 10 में से 7 गए 3, और 63,000 मेरा जो है टैक्सेबल इनकम है। तो मुझे टैक्स देना है कितना? 63,000 पर। ये आपको याद रखना है कि जो भी आपकी NAV होती है उसका 30% जो है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है, टैक्स में छूट है, और बाकी जो बचेगा अमाउंट वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट इज 539 कहां पे है भाई? ये रहा। एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू, अगर आपने आज का सेशन ध्यान से सुना तो ये मैं करवा चुका हूं, अभी आपको याद आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड रेंट किसके बराबर होता है? ऑप्शंस आर, ये रही ऑप्शंस, किसके बराबर होता है? फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, लोअर ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ MRV, और थोड़ी सी जगह बना लूं मैं इसकी, ये रही ऑप्शंस। तो एक्सपेक्टेड रेंट किसके बराबर होता है? फेयर रेंट के बराबर, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू के बराबर, लोअर ऑफ फेयर रेंट और MRV, हायर ऑफ MRV और FRV और MRV, सब्जेक्ट इट मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर है? सबसे पहले तो हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम किसको कंपेयर करते हैं? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। ठीक है, दोनों में से हम लेते हैं विच एवर इज हायर, जो बड़ी वैल्यू होगी वो लेनी है। फिर उस वैल्यू को कंपेयर कर देना है किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इन दोनों में से विच एवर इज लेस, यानी मैक्सिमम इन दोनों में से, ये जो वैल्यू आएंगी इन दोनों में से विच एवर इज लेस, यानी जो छोटी वैल्यू होगी वही हमारी ERV होगी। तो इट मींस हायर ऑफ FRV और MRV, सब्जेक्ट इट टू, यहां पे लिखो इट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, यानी मैक्सिमम कितना? जितना स्टैंडर्ड रेंट है, यानी इससे ज्यादा नहीं। तो इन दोनों को कंपेयर करके मैक्सिमम कितनी होगी? जितना आपका स्टैंडर्ड रेंट होगा। सो आंसर इज डी। तो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, 2-3 MCQs पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट इज द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू लेट ईयर टू ईयर इज नोन एज। वो अमाउंट जिसमें कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है साल दर साल किराए पे लगेगी, उसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने बात की एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू की, मैंने कहा म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू कंपेयर किया, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, तो ERV यानी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आ गई। तो वो तो हो गई एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। वो वैल्यू जिस पे हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो मकान है, बंगलो है, साल दर साल किराए पे लगेगा, उसको हम कहते हैं एनुअल रेंट। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू किसे कहते हैं? म्युनिसिपल कमेटी एक वैल्यू फिक्स करती है जिसके ऊपर कि हमें म्युनिसिपल टैक्स देना होता है, उसको हम कहते हैं म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट, मैंने आपको बता दिया कि एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना है जो कि एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया होता है, तो उस रेंट को, वो जो रेंट कंट्रोल एक्ट फिक्स करता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू मैंने बता दिया कि MRV FRV को कंपेयर करके विच एवर इज हाई, फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके वो बनता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। चलिए जी, आई होप इसका आंसर भी आपको मिल गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 541। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टेकन टू बी नील? किस केस में हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम नील यानी जीरो मान लेते हैं? फर्स्ट इज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसका मतलब आपने किराए पे नहीं दिया। अगर आपने किराए पे नहीं दिया तो उसकी वैल्यू नील होगी। यस, ये आंसर सही है। बी, वैकेंसी फॉर होल ईयर। अगर पूरे साल मकान आपका खाली रहा तो भी उसकी वैल्यू हम नील मानते हैं। सी, इफ द सेसी होल्ड 3 हाउस प्रॉपर्टी। अगर मकान की 3 प्रॉपर्टीज हैं, जी नहीं, अगर आपके पास 3 प्रॉपर्टी हैं तो तीनों को हम
एक को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, एक को वैकेंट मान सकते हैं, दिस इज सपोज टू बी लेट आउट, हम उसको मानेंगे। तो ये तो नहीं है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। इन दोनों केसेस में हम जो एनुअल वैल्यू है वो उसको नील मानेंगे, क्योंकि पहले में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप तो खुद रहते हो तो किराया तो मिल नहीं रहा, दूसरे में मकान खाली है तब भी आपको किराया नहीं मिला। तो इन दोनों केसेस में हम जो वैल्यू है उसको नील मानते हैं। चलिए जी, इन टर्म ऑफ सेक्शन 242A लिस्टेड सिक्योरिटीज आर, इस सेक्शन के अंदर लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इफ दे आर हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन। सेक्शन 242A क्लॉज 42A लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं अगर वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड की जाए? लॉन्ग टर्म पीरियड कितनी देर का? मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 24 मंथ्स, मोर देन 48 मंथ्स। देखिए जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं उसके लिए 12 महीने से ज्यादा का टाइम जो है वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। लेकिन अगर सिक्योरिटीज अनलिस्टेड हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर सिक्योरिटीज अनलिस्टेड होंगी तो 24 महीने से ज्यादा का समय। और बाकी जितने कैपिटल एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनमें 3 साल का समय होता है। अगर आपने 3 साल अपने पास रखने के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म, 3 साल रखने से पहले बेचे तो शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल गेन राइज ऑन, कैपिटल गेन किस पे होता है? ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग एंड शेयर्स ओनली। देखिए जी, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो चाहे बिजनेस के हैं चाहे घर के हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ज्वेलरी, शॉप, जितने भी एसेट्स हैं इन सबको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट। इस पे होने वाला गेन जो है वो कैपिटल गेन कहलाता है। तो इसमें ये ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि कैपिटल एसेट्स में सारे आ गए, जितने भी बिजनेस और नॉन बिजनेस एसेट्स हैं, लेकिन फिक्स एसेट्स की बात हो रही है। तो बी इज द राइट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे, मिस्टर जे परचेज गोल्ड ऑन 1/1/2018 फॉर ₹7 लाख। मिस्टर जे ने गोल्ड खरीदा कब? 1/1/2018 को, ठीक है, डेट याद रखो, कितने में? 7 लाख में। और बेच दिए इस गोल्ड को 10 लाख में कब? 1/1/2020। तो देखिए जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने क्या कहा था कि जो हमारे एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, गोल्ड भी आ गया उसमें, अगर हम 3 साल से पहले बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म गेन होता है और 3 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म। सिक्योरिटीज में मैंने बता दिया 12 महीने का टाइम होता है। तो खैर गोल्ड की बात करें, देखो खरीदा कब? 2018 में और बेचा कब? 2020 में। मंथ्स को चलो इग्नोर करते हैं। तो ये 2 साल के अंदर ही बेच दिया, यानी 3 साल से पहले ही बेच दिया। सबसे पहले तो ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अब इसका गेन हमें पूछा क्या है वो भी पढ़ ले। सेलिंग एक्सपेंस जो हैं कितने हैं? सेलिंग एक्सपेंस हैं इसके, आजा भाई, 1% ऑफ द सेल प्राइस। जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसका 1% हमारे सेलिंग एक्सपेंस है। कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर द एनुअल ईयर 2020-21। 2021 के लिए एनुअल गेन निकालना। ऑप्शंस देख लो एक बार आप, 3 लाख, 9,90,000, 2,90,000, नन ऑफ दिस। हमें कैपिटल गेन बताना है। देखिए हमारा जो सेल प्राइस है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो था 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। इसमें से एक्सपेंस ऑन सेल माइनस कर लो कि हमने बेचने पे कुछ खर्चा कर दिया। एक्सपेंस ऑन सेल 1% उसने बोला, तो अगर मैं 10 लाख का 1% करूं तो वो होता है 10,000। इसका मतलब नेट नेट मुझे कितना मिला? मेरी जो नेट कंसिडरेशन थी वो 9,90,000 थी। बराबर है। क्वेश्चन आपने सुन लिया है, देख लिया है। उसमें उसकी कॉस्ट जो थी, मैंने उसको खरीदा कितने में था? कॉस्ट ऑफ परचेज, वो गोल्ड मैंने खरीदा था 7 लाख में। 7 लाख में गोल्ड मैंने खरीदा, सेलिंग एक्सपेंस निकालने के बाद 9,90,000 में बेचा, तो मुझे कितने का मुनाफा हो गया? 2,90,000 का। ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। आंसर इज सी। आई होप क्लियर हो गया आपको। चलिए जी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। लैंड और बिल्डिंग वुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज। अभी आज के सेशन में मैंने बताया कि कोई भी फिक्स एसेट अगर हम 3 साल रखने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म है, 3 साल रखने के पहले बेचेंगे वो शॉर्ट टर्म है। सिक्योरिटीज को छोड़कर लिस्टेड सिक्योरिटीज में 12 महीने का टाइम, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में 24 महीने का। तो यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, तो 3 साल से ज्यादा समय के बाद बेचेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म रहेगा। डी इज द
राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है? सो उस पे टैक्स लगता है 20%, ये आपने याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F इज अवेलेबल। 54 जो एग्जेम्पशन है 54F, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचो मकान को छोड़कर, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस, RH लिख रहा हूं, रेजिडेंशियल हाउस मतलब मकान को छोड़कर कोई भी एसेट बेचो, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी एसेट बेचो और गेन को आप, उससे होने वाले गेन को आप इन्वेस्ट कर दो एक नए मकान के खरीदने पे, कंस्ट्रक्शन पे या परचेज पे, तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है 54F। याद रखना कि आप कुछ भी बेचो मकान को छोड़कर और वो पैसा जो गेन आपको हुआ उससे एक नया मकान खरीद लो या फिर कंस्ट्रक्शन कर लो, तो आपको एग्जेम्पशन 54F मिलेगी। कितनी मिलेगी? याद रखना, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा प्रोपोर्शनेट टू आपकी नेट कंसिडरेशन, ये फॉर्मूला है वो एग्जेम्पशन निकालने का, अपॉन नेट कंसिडरेशन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस, चाहे वो परचेज के लिए है या कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? इसमें यही पूछा गया था, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, नहीं, प्रोपोर्शनेट टू द नेट सेल, नेट स्केल नहीं है, ये नेट सेल है, नेट सेल अपॉन कंसिडरेशन सो इन्वेस्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा प्रोपोर्शनेट टू द नेट सेल अपॉन जो अमाउंट नेट कंसिडरेशन है इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड। एक्चुअली में कंप्लीट फॉर्मूला ये है, कंप्लीट फॉर्मूला ये है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट यही लग रही है तो मैं फिलहाल इसी को ले रहा हूं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट फॉर्मूला लेना है तो प्रोपोर्शनेट टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये इसका ऑप्शन भी थोड़ी गलत है, तो आप ये समझ लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट कंसिडरेशन अमाउंट इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो आपकी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F होगी। तो थोड़ा सा इसमें अच्छे से क्लियर नहीं है, तो अभी आप इसके वो कहते हैं ना भावनाएं समझो, तो जो हमारा आंसर है वो ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो है वो आएगा। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन इज, ये तो आपको याद ही रखना है कि कैपिटल गेन की जो चार्जिंग सेक्शन है वो कौन सी है? वो है सेक्शन 45D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन? कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल हो? देखिए कैपिटल गेन मैंने कहा था किसी भी फिक्स एसेट यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ज्वेलरी पे होने वाला गेन। अब गेन कब होगा? जब एसेट ट्रांसफर होगा, जब मैं किसी को बेचूंगा। ठीक है, तो फिक्स एसेट, सबसे पहले तो वो फिक्स एसेट हो, उसके बाद उसके बेचने पे जो होने वाला गेन है वो कैपिटल गेन होता है। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लो। व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन? तो आए ऑप्शन पे, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, बिल्कुल बराबर है। कैपिटल एसेट मैंने कहा कि कोई भी फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो कैपिटल एसेट है। देयर मस्ट बी ट्रांसफर एसेट्स, हाँ बिल्कुल ट्रांसफर हो तभी तो गेन होगा ना, कि जब कोई किसी को बेचेगा। सो इसलिए आंसर हमारा क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ज्वेलरी? ज्वेलरी में कौन कौन सी, इनमें से कौन कौन सा जो है इंक्लूड होगा? ऑर्नामेंट मेड फॉर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, बिल्कुल ये होंगे। प्रेशियस मेटल्स, यस ये प्रेशियस मेटल, ये सेमी प्रेशियस मेटल, तो सारे ही जो हैं ये ज्वेलरी में इंक्लूड होते हैं। सो आंसर रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो आज ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो इनकम टैक्स के थे, इसके बाद वाले मुझे लगता है अकाउंट्स के क्वेश्चन होंगे, मैंने देखे नहीं है, लेकिन आप अगले क्वेश्चन आप तैयारी करके रखो। इनफैक्ट आपके पास जिनके पास भी ये PDF है वो पहले से सॉल्व करें, और जहां उनका क्वेश्चन गलत होगा वो वीडियो देख लें कि क्यों गलत है, क्यों वो ऑप्शन आपने गलत लिखी, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर PDF नहीं है तो ऐप आपके पास है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से PDF ले लो और लग जाओ भाई तैयारी पर। तो आज के 20 MCQs हो गए, नेक्स्ट 20 MCQs कल आपको मैं दे दूंगा। तो प्रिपरेशन जारी रखो, हौसले बुलंद रखो, मेहनत होगी तो पेपर जरूर क्लियर होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।